गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 10th के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। कुछ टॉपिक्स हमने आपको यहाँ पर बता दिए थे। आज हम बात करेंगे बीटो के बारे में, ब्रेटन वुड्स के बारे में, G77 के बारे में, प्राथमिक उत्पाद के बारे में। तो देखेंगे बीटो क्या होता है। निषेधाधिकार, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकती है। बीटो को निषेधाधिकार भी बोलते हैं। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि बीटो वर्तमान में कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास। कितने देशों के पास बीटो पावर उपलब्ध है? 5 देशों के पास। वो जान लीजिए आप। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। हो सकता है आपके पेपर में पूछ दिया जाए, हो सकता है किसी कंपटीशन में पूछ दिया जाए और पूछा जाता है बीटो पावर के बारे में, तो आप बता सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5 देशों के पास बीटो पावर उपलब्ध है। डेफिनेशन हमने आपको समझा दी। आगे अगर बात करें तो ब्रेटन वुड्स के बारे में, तो ब्रेटन वुड्स के बारे में यदि हम बात करेंगे तो इसमें 2 जुड़वा संतानों के बारे में बात होगी। वो क्या होंगी? बात जुड़वा संतानों की नहीं, इसमें 2 ऐसी संस्थाओं का एक ही वर्ष में, एक ही सम्मेलन में स्थापना किया गया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए यह संस्थान बनाया गया था, जिसमें कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में दिसंबर में की गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्य देशों के लिए लागू कब हुआ? तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं 1945 को ये अन्य देशों के अस्तित्व में आया। इसी लेसन में आएगा आपका G77 के अंतर्गत क्या हुआ? G77 के अंतर्गत जो भी पश्चिमी सभ्यताएं थी या जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था थी, उसमें किसी भी देश को उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था और इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली G77 बनाई गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ? G77 विकासशील देशों का एक समूह था, जिसमें 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में नियमों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रेटन वुड्स की 2 जुड़वा संतानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। ये था ब्रेटन वुड्स। या फिर G77 के बारे में पूछा जाता है कि G77 की जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है या जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अतिलघु उत्तरीय में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता सकते हैं। तो ब्रेटन वुड्स G77 की जुड़वा संतानें किसको कहा जाता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बीटो पावर आपको पता हो गया होगा कितने देशों के पास है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के पास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आपको पता हो गई। विश्व बैंक की स्थापना भी आपको पता हो गई। जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में। लेकिन ये अन्य देशों के अस्तित्व में कब आया? 1945 में। G77 के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि प्राथमिक उत्पाद आदि, उनके बारे में देखिएगा। बात यदि करें प्राथमिक उत्पाद की, तो प्राथमिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त होते हैं, प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो प्रकृति की सहायता से सीधे प्राप्त होते हैं और वे हमारे प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। प्राथमिक उत्पाद के यदि हम उदाहरण की बात करें तो गेहूँ, कपास,
चावल आदि अन्य प्रकार की फसलें या फिर जो, और ये आते हैं हमारे कृषि उत्पाद में। हो सकता है कृषि उत्पाद के बारे में भी पूछे तो क्या हो सकते हैं, आप बताएंगे गेहूं, कपास और चावल, तो ये प्राथमिक उत्पाद। दूसरा आप यहाँ पर लेंगे कोयला, सीधा प्रकृति से उपलब्ध होता है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि खनिज पदार्थ, खनिज उत्पाद। तो ये था प्राथमिक उत्पाद के बारे में। आगे की अगर बात करें तो आयात शुल्क के बारे में, आयात शुल्क के बारे में देखिएगा। बात यदि करें आयात शुल्क के बारे में तो किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला कर या शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह कर या शुल्क उस स्थान पर लिया जाता है जहां पर ये वस्तुएं उस देश में आती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर या वसूल किया जाने वाला कर आयात शुल्क कहलाता है। यह कर या शुल्क उस स्थान पर लिया जाता है जहां से ये वस्तुएं देश में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अगर तो कहाँ से वसूला जाता है ये कर या शुल्क, सीमा पर, बंदरगाह पर, बंदरगाह या पत्तन पर, या फिर हवाई जहाज पर, जहाँ पे वस्तुओं की आवागमन होता है, जहाँ से वस्तुएं एक देश से दूसरे देश पर की सीमाओं पर उतरती हैं, उनके बंदरगाह, उसके समुद्र तटीय क्षेत्रों पर उतरती हैं, या हवाई जहाज के द्वारा वो हवाई अड्डों पर, हवाई अड्डे पर। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। आगे की अगर बात करें तो देखिएगा, इसी लेसन के अगर अगली हेडिंग के बारे में बात करें तो कुटीर उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो ग्रामीण अंचलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग घरों में चलाए जाते हैं, आपसी घर के लोग करते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, वे उद्योग जो ग्रामीण इलाकों में, घरों में या परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर करते हैं, घरों में चलाए जाते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योगों की अगर बात करें तो जैसे कि हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग की एक एग्जाम्पल हमने लिया है, हथकरघा उद्योग जो घर के ग्रामीण इलाकों में चलाया जाता है। जैसे कि इसका अगर एक उदाहरण ले लें हम, चटाई का बुनना, ये ग्रामीण उद्योग है। अगर ग्रामीण उद्योगों की बात करें तो पशुपालन आ जाएगा, आपका डेयरी पालन आ जाएगा, मधुमक्खी पालन आ जाएगा, आदि प्रकार के विभिन्न उद्योग इसमें शामिल होते हैं। तो कुटीर उद्योग आपको बता दिया। अब कुटीर उद्योग के विनाश का कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण रहा जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, लोगों का ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन करना। और पलायन क्यों किया गया? पलायन इसलिए किया गया क्योंकि लोगों की जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थीं उनको या उनकी जो आवश्यकताएं थीं उनका सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा था, या उनका जो रहन सहन था,
वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो लोगों ने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर। आपने देखा होगा कि आपके ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की तरफ क्यों भागते हैं या शहरों की तरफ क्यों जाते हैं या प्रवास क्यों करते हैं। तो प्रवास उनका एक कारण होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो लोग और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपने जो भी काम धंधे होते हैं, जो जिसमें कार्य को में निपुण होता है, वो कार्य को करता है जाके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करता है। ये था कुटीर उद्योग। बात यदि करें विश्व व्यापार संघ की या विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मतलब है कि विश्व के या जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं या फिर जो विकासशील या विकसित देश हैं, उनका आपसी संबंध, एक दूसरे की वस्तुओं का आवागमन करना ही विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा संगठन था कि इसमें जो भी देश हैं, वो जो भी व्यापारिक देश हैं, एक दूसरे से व्यापार करेंगे, एक दूसरे की वस्तुओं को आयात और निर्यात करेंगे, एक दूसरे की वस्तुओं पर कर लगाएंगे और एक दूसरे की वस्तुओं पर आवागमन की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखेंगे। तो इसको बनाए रखने के लिए एक विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। आगे देखिएगा, आएगा इसी चैप्टर में महामंदी। मंदी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। महामंदी इसी चैप्टर की अगर बात करें तो वर्ष 1929 में पूछ सकता है अतिलघु उत्तरीय में विश्व में महामंदी कब आई थी, तो वर्ष 1929 के दशक में 1921 से लेकर 1930 का जो दशक चल रहा था वो मंदी का दशक, मंदी का दशक चल रहा था। तो पूछा जाएगा अतिलघु उत्तरीय में कि महामंदी विश्व में कब आई थी, तो वर्ष 1929 में। महामंदी का मतलब होता है, या मंदी का मतलब पहले हम लोग समझ लें। बात एक ही है कि जो वर्तमान में बाजार की जो स्थिति चल रही है, जो वस्तुएं चल रही हैं, जो रेट उनके निर्धारित किए गए हैं, उन रेटों में, उन मूल्यों में गिरावट आ जाना और ग्राहकों का, कंज्यूमर का वस्तुओं पर से विश्वास उठ जाना मंदी के अंतर्गत आता है। जब यही मंदी धीरे धीरे विश्व लेवल पर या फिर देश लेवल पर या फिर राज्य स्तर पर लागू हो जाती है, तो वो कहलाती है महामंदी। महामंदी में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक बाजार इससे प्रभावित होता है। यदि व्यापार में एक व्यक्ति ढीला पड़ जाए या एक व्यक्ति की कमी हो जाए, एक वस्तु की कमी हो जाए, तो दूसरे के पास ऑटोमेटिक उस वस्तु की कमी हो जाएगी। ये कहलाता है महामंदी। तो ये था आज का चैप्टर, कंप्लीट हुआ। आगे अगला जो भी चैप्टर होगा हम आपको डिफाइन करेंगे, बताएंगे। और वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।